तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 8 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले ही बता दूं ये मानवा एक्सप्लेन है, तो एनिमी से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। नेक्स्ट चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं संग जिनवू इजिल एंड उसकी डैड के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। वही इजिल का डैड कहता है क्या तुम एंटी पास और गाइड से खुश हो। इधर जिनवू मन में सोच रहा था जब मैंने कहा इजिल को मेरे साथ ले जाऊंगा शायद इसने कुछ गलत समझ लिया होगा। वही इजिल का डैड अपने मन में कहता है ह्यूमन के साथ डील करना मेरे शान के खिलाफ है, बट ये जानते हुए कि ये इंसान ब्लैक सोल्जर का मॉन्स्टर है, मैं इसके साथ फाइट नहीं कर सकता। तो वो जिनवू से पूछता है तुम मेरी बेटी को खतरे में नहीं डालोगे है ना। संग जिनवू कहता है मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। इजिल की डैड कहता है ठीक है एंड वो उसे एंट्री पास दे देता है। संग जिनवू उसे देखकर मन में कहता है क्या आपसे मुझे हर क्लैन से ऐसा एंट्री पास लेना होगा। बट जो भी हो जिनवू इजिल को कहता है चलो हमें अभी निकलना होगा एंड वो उससे कहता है अगर कोई लड़ाई हो तो ध्यान रखना कि तुम उसमें इंटरफेयर ना करो, मैं खुद उसे हैंडल करूंगा। इजिल थोड़ा शर्मा के कहती है ठीक है। जिनवू कहता है क्या तुम अपने साथ तुम्हारा हॉर्स लेके नहीं आए हो। इजिल कहती है सिर्फ पार्टी मेंबर्स ही मैजिक सर्कल के मूवमेंट को एक्सेस कर सकता है, इसलिए मैं अपना हॉर्स यहाँ लेके नहीं आ सकता। जो भी हो इजिल संग जिनवू को एक अल्कोहल बॉटल देके कहती है ग्रैश क्लैन के हेड को ये पसंद है, मेरे पापा ने इसे बनाया है। संग जिनवू कहता है तो क्या हुआ। इजिल कहती है अगर हम इसे लेकर जाएंगे तो उनके साथ नेगोशिएट करना आसान होगा। जिनवू पूछते है क्या तुम्हारे साथ ग्रैश क्लैन का फ्रेंडली रिलेशनशिप है। इजिल कहते है अरे नहीं, डेमन वॉल में हमेशा क्लैन के बीच रैंकिंग को लेकर झगड़ा होता था, बट उनके साथ हमारा कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है। संग जिनवू कहता है तो अब बस तुम यहाँ पर वेट करो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जिनवू अपना आर्मी बाहर निकल लेता है और कुछ ही टाइम बाद ग्रैश क्लैन के कैसल से जोर जोर से चीखे सुनाई दे रहा था। सीन चेंज होता है हंटर एसोसिएशन में। हम देखते वही नेशनल लेवल हंटर चेयरमैन गोगुन ही से मिलने के लिए आया था। वो हंटर कहता है अगर मैंने सही सुना है तो साउथ कोरिया के 10th एस रैंक हंटर संग जिनवू या जो भी है उसका फिलहाल कोई अता पता नहीं है। जिनचुल कहता है हमारा मॉनिटरिंग डिवीजन उसे लोकेट करने की कोशिश कर रहा है। नेशनल लेवल वो हंटर कहता है मैं कैसे तुम पर भरोसा करूं। इस पर जिनचुल कहता है साउथ कोरिया की हंटर एसोसिएशन इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो एक नेशनल लेवल हंटर के सामने झूठ बोलेगा। वो हंटर थोड़ा मुस्कुरा के कहता है तो ऐसा है क्या। वही गोगुन ही मन में कहता है शायद ये हुआंग डोंगसू के वजह से आया होगा। वो हंटर कहते हैं मैं यह साउथ कोरिया के हंटर एसोसिएशन से हुआंग डोंगसू को देश में एंट्री देने से मना करने का रिक्वेस्ट लेके आया था, बट ऐसा लगता है कि आपने पहले ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। गोगुन ही कहता है तुमने सही कहा। जो भी हो वो हंटर कहते हैं जल्दी काम खत्म हो गया, अगर मुझे कोई और चीज चाहिए तो मैं कॉल कर लूंगा। गोगुन ही उसके सामने खड़ा था तो वो अपने मन में कहता है मैं तो इसके सामने बच्चा जैसा लग रहा हूँ। वो हंटर जाते हुए कहता है मैंने सुना है कि साउथ कोरिया बहुत परेशानी में है जेजू आइसलैंड के सिचुएशन को लेकर। वो कहता है मैं जेजू आइसलैंड रेड पर हेल्प करना चाहता था, बट मैं एक बिजी आदमी हूँ इसलिए बहुत बुरा हुआ, लेकिन कहानी अलग होता अगर साउथ कोरिया के पास मुझे नौकरी पे रखने के लिए पैसा होता तो। बाय द वे मैं जा रहा हूँ, मुझे प्लेन भी पकड़ना होगा। जिनचुल कहता है मॉनिटरिंग डिवीजन से कोई हंटर को भेजो आपको कंपनी देने के लिए। वो हंटर कहता है जो करना है करो, लेकिन हमारी ये बातचीत बाहर ना जाए। उसके जाने के बाद गोगुन ही कहता है तो ये है नेशनल लेवल हंटर, और गाइस इस हंटर का नाम है थॉमस। बाद में इसके बारे में आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। जो भी हो गोगुन ही कहता है हमें गलत फहमी थी कि ये हमें हेल्प करेगा। जिनचुल कहता है डोंट वरी, जापान के कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी कंफर्म किया है कि जापान के एनरोमास गिल्ड का एक हंटर साउथ कोरिया विजिटिंग के लिए आ रहा है। सीन चेंज होता है डेमन कैसल डंजन में। हम देखते हैं बहुत सारे हाई डेमोन्स को मारने के बाद जिनवू का लेवल अब 87 हो चुका है एंड उसी के साथ इग्रिस और बाकी सारे शैडो का लेवल भी मैक्स हो गया है। एंड अगर मोनार्क यानी जिनवू परमिशन दे तो ये सभी प्रमोट हो जाएगा। संग जिनवू परमिशन दे देता है। हम देखते इग्रिस प्रमोट होकर नाइट से इलाइट नाइट बन जाता है एंड उसके बॉडी से ऑरा निकल रहा था। इग्रिस अब एक एस रैंक हंटर के बराबर हो चुका है और टैंक का पावर एक हाई ए रैंक हंटर के बराबर हो चुका है। तभी पीछे से इजिल कहती है सर जिनवू। जिनवू कहता है तुम्हें मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है। इजिल पूछती है क्या तुम्हें पता है तुमने कितने क्लैन को डिस्ट्रॉय किया है। जिनवू कहता है अगर देखा जाए तो ये 89 फ्लोर है, तुम्हारा क्लैन को छोड़कर शायद ये 9 नंबर क्लैन होगा। इजिल कहती है 90 फ्लोर से स्टार्ट करके हर फ्लोर की निगरानी हाई रैंक नोबेल क्लैन की द्वारा की जाएगी एंड वो लोग पूरी तरह से अलग लेवल पर है, बट अगर तुम उन्हें मना सको तो वो शायद मेरे क्लैन की तरह तुम्हें भी एंट्री पास दे देगा। इस पर जिनवू कहते हैं अगर मैं तुम्हारे क्लैन से कमजोर होता तो क्या तुम मुझसे बातचीत करते। जिनवू कहते हैं तुमने कहा कि रैंकिंग के कारण डेमन क्लैन के बीच हमेशा भयानक लड़ाई होती है, तो मैं रेडिस क्लैन को फास्ट प्लेस पर पहुंचाऊंगा, टेंशन मत लो। इजिल पूछती है सर जिनवू तुमने मेरे क्लैन को माफ क्यों कर दिया। संग जिनवू कहता है क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर तो इजिल खुश हो जाती है। वही जिनवू मन में कहता है पता नहीं मुझे क्या हुआ है, पर जिन्हो के तरह मुझे भी शायद कुछ हो रहा है। जो भी हो इजिल ने जैसा कहा था सडनली 90 फ्लोर
के बाद डिफिकल्टी बढ़ चुका है, बट जिनवू ने 97 फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है और उसका लेवल अब हो चुका है 90। वही इजिल मन में कहती है इसने 4 पेइटॉस एंड 5 रिकार्डो क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो जिनवू से पूछती है क्या दूसरे इंसान भी तुम्हारे जैसा ही पावरफुल है? संग जिनवू कहता है शायद 2 लोग मेरे जैसा हो सकता है, एक है गोगुन ही एंड दूसरा है चाहाइन। जो भी हो जिनवू इजिल को कहता है तुम अपने फ्लोर पे अब जा सकते हो, यह से मैं खुद देख लूंगा। इजिल कहती है तो क्या अब आपके लिए मैं कोई काम का नहीं हूँ? जिनवू उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है तुमने अब तक अच्छा काम किया है, उसके लिए थैंक यू, बट इजिल कहती है मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ आप कैसे इस लड़ाई को जीतोगे। संग जिनवू कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी एंड ये दोनों एंटर करता है 98 फ्लोर पर। उसके बाद सीन चेंज होता है इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ पर आ चुका है एक एस रैंक हंटर जिसका नाम है कोटोरियोजी। कोटोरियोजी कहता है यह एयरपोर्ट पर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी है। उसका सेक्रेटरी कहती है कोटो सेन से भी कौन स्ट्रॉन्ग है? तभी एक आदमी आके कहता है सॉरी मुझे देर हो गया। कोटोरियोजी कहता है क्या एयरपोर्ट पर कुछ चल रहा है? वो आदमी कहता है एक हंटर यूनाइटेड स्टेट से आया था साउथ कोरिया कुछ पर्सनल बिजनेस के लिए और कुछ नहीं। जो भी हो ये लोग वहां से आ जाते हैं हंटर एसोसिएशन में। गोगुन ही कहता है ये आदमी एशिया में लू जियांग को टक्कर देने वाला एक लौता हंटर है कोटोरियोजी। गोगुन ही मन में कहता है ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, जापान में 21 एस रैंक हंटर है और उनमें से 11 कोटोरियोजी के गिल्ड ड्रॉ शॉट का हिस्सा है। जहां साउथ कोरिया के टॉप 5 गिल्ड एक दूसरे से कॉम्पिटिटिंग करता है वहाँ एक ही गिल्ड के पास सब अथॉरिटी है एंड इसमें कोई शक नहीं कोटोरियोजी का गिल्ड चीन के गिल्ड के बाद एशिया में ये सबसे बड़ा गिल्ड है। हम देखते वही लड़की कहती है मेरा नाम है हनिकावा और मैं यहाँ पर ट्रांसलेटिंग इंचार्ज के लिए आया हूँ, यानी ये कोटोरियोजी के बात को ट्रांसलेट करके बताएगा सबको। हनिकावा कहती है हमने उस डिजास्टर के बारे में सुना है जो कुछ दिन पहले हुआ था, तो हम जेजू आइसलैंड को अब अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए हम साउथ कोरिया को अपना पूरा सपोर्ट देने का वादा करते हैं। कोटोरियोजी कहते हैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो हम जिसके लिए यहाँ पर आए हैं वो है कि हम सब एक होकर इलाइट हंटर्स को लेके एक एलाइट फोर्स बनाएंगे। गोगुन ही कहते हैं तो तुम कहना चाहते हो एक एलाइट फोर्स बनाओगे एंड जेजू आइसलैंड के एंट कॉलोनी पर हमला करोगे? कोटोरियोजी कहते हैं हाँ यही है। गोगुन ही कहते हैं मैं जानता हूँ जापान के टॉप हंटर्स गिल्ड के पास बहुत टैलेंट है, बट जेजू आइसलैंड पर एंटर करना बहुत ही डेंजरस होगा। कोटोरियोजी कहते हैं क्योंकि एक एस रैंक गेट है इसलिए हमने इसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड प्लान किया है। हनिकावा गोगुन ही को उस एंट्स मॉन्स्टर का डेटा दिखाता है जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया है। कोटोरियोजी कहते हैं हर एंट मॉन्स्टर एक टॉप ए रैंक हंटर के बराबर पावरफुल है, बट उनमें एक कमजोरी भी मौजूद है जो है लाइफ स्पैन, यानी ये सभी मॉन्स्टर 1 साल तक ही जिंदा रह सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम अगर एंट क्वीन को मार सकते हैं तो 1 साल बाद सभी एंट्स नेचुरली तौर पर मर जाएगा और जेजू आइसलैंड फ्री हो जाएगा। गोगुन ही मन में कहता है अगर हम एंट क्वीन को मार के हजारों एंट्स को खत्म कर पाए तो ये बहुत ही अच्छा है, बट वो कोटोरियोजी से कहता है क्या तुम्हें नहीं पता एंट्स अपनी क्वीन के लिए मरने को तैयार रहती है? कोटोरियोजी कहता है हमें हजारों एंट्स की डिफेंस को तोड़ना होगा, बट अगर वो सभी अपने एंट्स टनल से निकल जाए तो टाइड्स बदल जाएगा और पहले 3 बार ये हो चुका है जब साउथ कोरिया हंटर्स रेड के लिए जेजू आइसलैंड पर उतरा था। तीनों ही बार एंट्स अपने टनल से बाहर निकल के हंटर पर हमला किया था। कोटोरियोजी कहता है 10 में से 11 एस रैंक हंटर और मैं भी अपकमिंग जेजू आइसलैंड पर पार्टिसिपेट करने का प्लान बनाया है। हम सभी एंट सोल्जर का ध्यान भटकाएंगे एंड वही साउथ कोरिया हंटर्स एंट क्वीन को मार डालेगा। सब लोग तो ये सुनकर शॉक होता है। गोगुन ही मन में कहते हैं अगर 10th एस रैंक हंटर एंट सोल्जर का ध्यान भटकाएंगे तो टनल में सिर्फ कुछ ही हंटर्स होगा। कोटोरियोजी कहते हैं हमारा एस रैंक हंटर टीम में डिवाइड होकर हर तरह से हमला स्टार्ट करेगा और एंट्स हमारे हमले की जगह की ओर दौड़ेंगे एंड क्वीन को अकेला छोड़ देंगे। वही साउथ कोरिया हंटर्स एक हेलीकॉप्टर के मदद से आइसलैंड पर घुसपैठ करेंगे, क्वीन को खत्म करेंगे एंड उसी हेलीकॉप्टर के साथ आइसलैंड छोड़ देंगे। जो भी हो यहाँ पर कोटोरियोजी इस जेजू आइसलैंड रेड पर इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे नेशनल लेवल हंटर में प्रमोट होना है एंड उसने जो ऑफर दिया है गोगुन ही भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम यह है कि ये लोग एक एस रैंक डंजन बॉस यानी एंट क्वीन को मार पाएगा, लेकिन ये डेफिनेटली हो सकता था अगर वो लड़का संग जिनवू इन एस रैंक हंटर के साथ कोऑपरेट करता क्योंकि उसने अकेला ही एक ए रैंक डंजन को संभाल लिया था एंड गेट को क्लोज कर दिया था। जो भी हो गोगुन ही कहता है हम लोग डेटा रिव्यू करके एक ऑपरेशन प्लान सबमिट कर देंगे। वही दूसरी तरफ डंजन के अंदर संग जिनवू का लेवल हो चुका है 93 एंड वो लोग आखिरकार पहुंच चुका है 100 फ्लोर पर। हम देखते आसमान से एक ड्रैगन मॉन्स्टर उड़ के आता है एंड उसके ऊपर सवारी कर रहा था डेमन किंग बारान। जिनवू तो इसे देखकर मन में कहता है ये कोई ऑर्डिनरी ऑरा नहीं है, क्या मैं इसके खिलाफ जीत पाऊंगा? वही इजिल
इजिल मन में कहती है ये बहुत ही खतरनाक है, मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं डेमन किंग बारान से मिल रहा हूँ। जिनवू कहता है ये जो वाइब्रन है ये उड़ सकता है, ऐसा एनिमी के साथ फाइट करना बहुत ही एनोइंग है, बट एक नॉन डेमन है इसलिए जिनवू उसे अपने शैडो आर्मी में एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जो भी हो डेमन किंग बारान डेमन सोल्जर, डेमन नाइट और डेमन जनरल को समन करता है और देखते ही देखते यहाँ पर 100 से भी ज्यादा डेमन्स आर्मी खड़ा हो जाता है एंड ये सभी ए रैंक मॉन्स्टर है। वही जिनवू कहता है चलो फाइनली ये स्टार्ट हो गया। इजिल कहती है सर जिनवू अब हम क्या करें, ये लोग तो हमारे ऊपर हमला करने ही वाला है। संग जिनवू कहता है अभी नहीं। एंड जब सारे डेमन्स पास आ चुका था जिनवू अपना डोमेन ऑफ मोनार्क एक्टिवेट कर देता है। वो कहता है बाहर आ जाओ। हम देखते हैं संग जिनवू के शैडो आर्मी बाहर निकल के जितने भी लो रैंक डेमन्स था उन सबको मार देता है और बाकी के कुछ हाई रैंक डेमन बच गया था जिसे एक एक करके जिनवू के अभी के स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो यानी इग्रिस, टैंक, आयरन और टास्क संभाल लेता है। इसे देखकर इजिल कहती है ये बहुत ही अमेजिंग है, मैं हाईएस्ट फ्लोर पर पहुंच चुकी हूँ बट ये पहली बार है जब मैं इसे लड़ाई करते हुए देख रहा हूँ, बट ये डेमन किंग बारान इस जगह का रूलर है। इजिल को समझ नहीं आ रहा था वो किसका साइड ले, तभी डेमन किंग बारान एक पावरफुल लाइट मैजिक यूज करके जिन्हू के सभी शैडो को मार देता है। जिन्हू इजिल को लेके इम्यूनिटी शील्ड में छुप जाता है बट जिन्हू अब उस पर हमला करता है। वो उस वाइब्रन मॉन्स्टर के विंग्स पर हमला करने की कोशिश करता है बट डेमन किंग बारान अपने लॉन्ग शॉट से उसे रोक लेता है एंड जिन्हू पर उल्टा हमला कर देता है। जिन्हू बहुत दूर जाके गिरता है। बारान उस पर एक जबरदस्त हमला कर देता है बट जिन्हू पहले से ही वहां से हट जाता है। वो कहता है ये तो बहुत ही फास्ट हो गया है, ये मुझे पकड़ लेगा और पता नहीं मेरा रॉब कब तक डैमेज को झेल पाएगा। तभी जिन्हू देखते हैं टास्क ने बारान पर आग से जबरदस्त हमला कर देता है। हम देखते वो आखिरकार उस ड्रैगन वाइब्रन से नीचे गिर जाता है। जिन्हू कहते हैं अब होगा असली फाइट। बारान भी तलवार लेके आगे बढ़ रहा था टास्क के तरफ। टास्क प्रोटेक्शन बैरियर यूज करता है बट कोई फायदा नहीं, एक ही स्लैश में वो खत्म। संग जिन्हू का माना पावर बहुत तेजी से गिर रहा था। संग जिन्हू को हेल्प करने के लिए टैंक भी यहाँ पर आता है बट बारान उसे भी एक ही झटके में मार देता है। आखिर लास्ट में इग्रिस आके बारान के राइट हैंड पर अपने तलवार से वार करता है। इसी चीज का फायदा उठा के जिन्हू उस पर वाइटल स्ट्राइक कर देता है बट बारान उसे भी रोक लेता है। जिन्हू तो बहुत ही शॉक हो जाता है इसे देखकर। बारान उसका सर पकड़ के मारने ही वाला था तभी इग्रिस एंड आयरन आके अपने तलवार से बारान का शॉट रोक लेता है। वही जिन्हू अपना 2 खंजर डेमन किंग बारान के सीने में घुसा देता है एंड उसे अच्छा खासा डैमेज देता है बट बारान गुस्से में अपने ऑरा निकालता है। हम देखते उसने फिर से दोनों हाथों में 2 नया तलवार निकाल लिया है। संग जिन्हू भी सेम फुल स्पीड में उसके तरफ अटैक करने दौड़ता है। हम देखते इन दोनों का तलवार एक दूसरे से टकराता है। जिन्हू उस पर एक अल्टीमेट वाइटल स्ट्राइक कर देता है लेकिन बारान फिर से थंडर लाइट यूज करता है एंड जिन्हू के दोनों तलवार उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। बारान उस पर फिर से वही थंडर लाइटिंग यूज करने वाला था। जिन्हू तो शॉक होता है कि इसका माना अभी तक खत्म नहीं हुआ। हम देखते इजिल एक तलवार बारान के ऊपर फेंक के मारती है एंड उसका ध्यान भटक जाते ही जिन्हू डोमिनेटर टच स्किल यूज करके एक अल्टीमेट पंच मार के डेमन किंग बारान को मार डालता है। उसका सोल भी वो कलेक्ट कर लिया था एंड आखिरकार एक क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। संग जिन्हू बैठ जाता है और इजिल से कहता है अब तुम्हारा रेडिस क्लैन सबसे ऊपर है। क्वेस्ट कंप्लीट करके संग जिन्हू का लेवल पहुंच चुका है 97 पर। डेमन किंग बारान को मार के उसे बहुत कुछ आइटम मिला है जस्ट लाइक एक डेमन मोनार्क रिंग और इससे जिन्हू का सेट आइटम इफेक्ट यानी उसे मिल जाता है डेमन किंग का प्यूरिफाइड खून एंड यही एक लास्ट आइटम उसे चाहिए था हॉली वाटर रेसिपी को बनाने के लिए। जिन्हू उसे क्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कर देता है लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है वो डिपेंड करता है कौन उसे बना रहा है। इसे देखकर तो जिन्हू शॉक होता है। वो कहता है अगर मेरे इंटेलिजेंस पर एक क्राफ्टिंग रेट डिपेंड करते है तो मैं अपना पूरा स्टैट इस पर लगा देता। जो भी हो टाइमर खत्म होने के बाद क्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो चुका है। संग जिन्हू तो बहुत ही खुश होता है। अब उसके पास 6 हॉली वाटर रेसिपी मौजूद है बट ये रेसिपी बनाने के लिए उसका एक आइटम पूरा इस्तेमाल हो गया है जो है इकोइंग फॉरेस्ट का स्प्रिंग वाटर। बाय द वे अब जिन्हू के पास हॉली वाटर ऑफ लाइफ मौजूद है एंड एक एस क्लास आइटम है जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन जिन्हू मन में कहता है क्या ये मेरी मॉम की बीमारी को ठीक कर पाएगा, इसे चेक करने के लिए मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। वही आयरन उस ड्रैगन मॉन्स्टर को खींच के जिन्हू के पास ले आया है। जिन्हू उसे एराइज कर लेता है। इसे देखकर तो इजिल भी शॉक होती है। जिन्हू डेमोन्स को अपने शैडो में शामिल नहीं कर सकता बट उसने वाइब्रन को एराइज कर लिया है। जिन्हू को इसका नाम रखने में दिक्कत हो रही थी बट आखिर में इसका नाम वो रखता है काइजल। संग जिन्हू को अभी उसके मॉम के पास जाना था बट वो अपने क्विस्ट के रिवॉर्ड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और रिवॉर्ड को ओपन करते ही उसे एक शैडो एक्सचेंज रून स्टोन मिलता है। बेसिकली वो इससे अपने कोई भी शैडो के साथ खुद को एक्सचेंज कर सकता है चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना रहे। बट एक बार इसे यूज करने के बाद
फिर से वो इसे 3 घंटा बाद ही यूज कर पाएगा। संग जिनवू कहता है इजिल तुम्हें अपने क्लैन में खुद जाना होगा, मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। एंड वो शैडो एक्सचेंज स्किल यूज करके वो अपने पड़ोसी के एक गली में टेलीपोर्ट हो जाता है। संग जिनवू काइजिल को बाहर निकल के उस पर चढ़ के अपने मॉम के पास जा रहा था, शहर के ऊपर से उड़ के। सीन हंटर एसोसिएशन में शिफ्ट होता है। गोगुन ही अभी भी परेशान था। ओ जिनचुल कहता है कोटोरियुजी का प्लान है कि आइसलैंड पर वो सिग्नल जैमर यूज करेगा क्योंकि एंट एक दूसरे से वेबलेन के जरिए कम्युनिकेट कर सकता है। गोगुन ही कहता है फिर हमें एंट क्वीन को और उसके गार्ड को संभालना होगा। तभी अचानक गोगुन ही को एक मैजिक वेबलेन बहुत दूर से महसूस होता है। वही बेक्यून हो किसी के साथ बैठा था। वो कहता है क्या तुम्हें ये महसूस हुआ? वो हंटर कहता है मैं रिटायर हो चुका हूँ लेकिन मेरा रैंक ड्रॉप नहीं हुआ है। एंड ये और कोई नहीं एस रैंक हिलर मिन बियोंगू है जो जेजू आइसलैंड में 3 बार रेड मार के फेल होने के बाद रिटायर ले लिया है।